नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्रीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो ये वीडियो है ये पूरा मेवात के ऊपर है। मेवात एक इलाका है जो राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इनके ट्राई जंक्शन पे ये पूरा इलाका पड़ता है। और अभी इन दिनों ये खबर में भी है क्योंकि बताया जा रहा है कि सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक भगवा यात्रा का आयोजन किया था जिस पर मुस्लिम समुदाय ने पथराव वगैरह किया। ढेरों गाड़ियाँ भी चलाई गईं, उसमें बताया जा रहा है कि 6 लोगों की जान भी गई है। और धीरे-धीरे ये जो हिंसा की घटनाएँ थी, ये सोहना में और गुड़गाँव के अंदर भी फैल गई। और यह इलाका राजधानी दिल्ली से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मात्र 1.5 घंटे की दूरी पर है अगर हम बात करें तो। तो आखिर ये इलाका क्यों बदनाम है और इसके पीछे का इतिहास क्या है? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आप गुड़गाँव से अगर सोहना रोड होते हुए अगर जाते हैं, थोड़ा आगे आप निकलते हैं अलवर की तरफ या फिर अगर आप उत्तर प्रदेश से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं और फिर वहाँ से आप एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो नया बना है, उसका एक इंटरसेक्शन है बीच में, वहाँ से जब आप जयपुर की तरफ चलते हैं, तो अब आप देखेंगे कि वह एरिया बिल्कुल सुनसान सा इलाका है पूरा। एक हाँ, खेती वगैरह वहाँ पे होती है, बट एक आपको वहाँ पे जाकर एक अच्छी-सी वाइब नहीं आएगी। वहाँ के लोग आपको थोड़े-से अजीब से दिखाई देंगे। वहाँ के जो यूथ हैं, वो आपको अजीब-सी निगाहों से देखेंगे और अगर आप किसी लोकल से बात करेंगे या कहीं से बात करेंगे, तो आपको एक अजीब-सा अनफ्रेंडली सा एक बिहेवियर वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये जो पूरा इलाका है, ये आपका मेवात ही कहलाता है। और चूँकि ये 3 राज्यों में इसके जो अलग-अलग ये पैचेज़ में है, 3 राज्यों के अंदर है, इसलिए यहाँ पर क्राइम कहीं न कहीं इसी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि तीनों राज्यों की पुलिस मतलब कोई भी इंसान अगर क्राइम करता है, फिर वो वहाँ से दूसरे राज्य में चला जाता है, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर 75% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। इसको मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट भी हम कह सकते हैं। तो आखिर में मेवात है क्या? इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री क्या है? उसके बारे में हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो देखिए मेवात जो है वह मेयो मुस्लिम जो है उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है या आप एक घेटो भी बोल सकते हैं। और यही वो इलाका है जिसने दुनिया को तबलीगी जमात दी है। अब तबलीगी जमात क्या है उसके बारे में आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक हाईली फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक एक ग्रुप है। और इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी घटनाएँ हम पढ़ चुके हैं। आप कोविड-19 के टाइम पे आप देख सकते हैं तबलीगी जमात ने किस तरीके से कोविड को फैलाने का काम किया था। चलिए अभी उसके बारे में बात नहीं करते। मेवात की अगर हम बात करें तो यह बहुत ज़्यादा फ़ेमस है क्राइम के लिए। कुछ साल पहले तक यहाँ पर यह केवल बाइक चोरी करना, बस चोरी करना, ट्रक चोरी करना, इस तरह की घटनाएँ वहाँ पे आती थी। या फिर लोगों की गाय-भैंस वगैरह चोरी करना, इस तरह की बातें वहाँ पर सुनने में आती थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे यह जो एक क्राइम सिंडिकेट था, ये ऑर्गनाइज़ हो गया और किडनैपिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। काफ़ी कुछ वहाँ पे इवन अगर हम आतंकवादी घटनाओं की बात करें तो जो अल-कायदा का एक ऑपरेटिव था अब्दुल समी, वो जनवरी 2016 में यहाँ से पकड़ा गया था। ऐसे ही एक 2014 के अंदर जुलाई 2014 के अंदर दिल्ली पुलिस ने एक लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव यहाँ से पकड़ा था जिसका नाम था अब्दुल सुभान। तो ये लोग जो लोकल जो मुस्लिम लड़के हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उनको रेडिकलाइज़ कर रहे थे। और इसके अलावा एक मोहम्मद शाहिद और कारी राशिद नाम के 2 लोकल इमाम्स थे जो मेवात से पकड़े गए थे 2016 में बिकॉज़ दोनों के लिंक्स थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन से। इसके अलावा 2010 का जो धौला कुआँ रेप का कांड हुआ था उसके जो सारे आरोपी थे वो भी मेवात से ही पकड़े गए थे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस समय मेवात भारत का साइबर क्राइम कैपिटल आप इसको कह सकते हैं। अगर आपके पास में अ, कोई गलत मैसेज आया है या कोई आपकी फ्रॉड कॉल आई है तो 99% चांसेस हैं कि आपको मेवात से ही वो कॉल आई होगी। या कोई सेक्सटॉर्शन का अगर कोई मामला है
कोई गलत वीडियो वगैरह आपको दिखाया गया है या कोई आपको धमकी वगैरह दी गई, तो 99% चांसेस हैं कि वो मेवात से ही आपको आई होगी। तो अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है मेवात के बारे में कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ऐसी है कि कभी भी मतलब अभी जैसे अभी हम इन दिनों का इंसिडेंट देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि गुड़गाँव तक ये हिंसा शुरू हो गई थी और गुड़गाँव के अंदर जो हमारी कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी उनमें पैनिक एक हो गया था कि वो अपने ऑपरेशंस करेंगे या नहीं करेंगे, लोगों को वर्क फ्रॉम होम देंगे या जो भी है। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस टाइम पे भी ये इस पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और आसपास के एरिया जो है पूरा मेवात जो था वहाँ पर एक तरह से एक विद्रोह स्टार्ट हो गया था। और ऐसा माना जाता है, कई एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि अ, कभी न कभी भविष्य में ये भी संभव है कि इस इलाके में जो जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह की क्राइम्स में वो लोग इंडल्ज्ड हैं, तो ये इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ऐसा कुछ होगा, तो वो हो सकता है दिल्ली को भी कट ऑफ कर दें बाकी राज्यों से, आपके राजस्थान, यूपी या हरियाणा से। तो दैट इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी। अब बात करते हैं कि ये मेवात बना कैसे? इसके पीछे का क्या पूरी कहानी क्या है और मेव होते कौन हैं? तो देखिए, मेव जो हैं वो ओरिजिनली चौहान हुआ करते थे अपने पास्ट के अंदर। और ये अरावली के आसपास का जो इलाका है आपका, जो गुड़गाँव से शुरू होकर और फिर आपके जो पुराने राज्य थे अलवर और भरतपुर, ये इनके बीच में पूरा फैला हुआ है। और इस पूरे इलाके में मेव मुस्लिम्स जो जैसे मैंने आपको बताया, पहले चौहान हुआ करते थे, बाद में इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, ये लोग मुस्लिम बन गए। और 1880 तक ये लोग मुस्लिम बन चुके थे, पूरे कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन रेडिकलाइजेशन इतना नहीं था। अगर हम बात करते हैं रेडिकलाइजेशन का, तो वो स्टार्ट होता है करीबन 1920 के आसपास से, जब यहाँ पे वहाबिज़्म का एक ज़ोर आया। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि तबलीगी जमात यहीं पे बनी, और उसके बाद में एक सिस्टमेटिक तरीके से इन लोगों को रेडिकलाइज़ किया गया। इनको अगर हम बात करें रेडिकलाइजेशन की, जो तबलीगी जमात वाली जो थॉट प्रोसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है। काफ़ी ज़्यादा मैं इसको एक तरीके से बोल सकता हूँ, रूढ़िवादी बोल सकते हैं, काफ़ी कट्टर होता है। तो धीरे-धीरे इनका रेडिकलाइजेशन स्टार्ट हुआ और 1932 के आसपास पहला एक काइंड ऑफ एक विद्रोह इन्होंने किया था, जिसके अंदर कि गुड़गाँव और जो आपका अलवर और भरतपुर का जो किंगडम था उस समय, बिकॉज़ ये अलवर और भरतपुर के राजा उस समय वहाँ पे राज शासन किया करते थे। तो इन्होंने इनके अगेंस्ट विद्रोह किया और उस समय काफ़ी यहाँ पे मंदिर वगैरह, शॉप्स थी लोगों की और घर वगैरह जलाए गए, तोड़े गए। और उस समय ऐसा बताया जाता है कि इनके इस तोड़-फोड़ से गुस्सा होकर जो आस-पास का एरिया था, जो जैसे पूरा अगर आप देखेंगे जाटों का, गुज्जरों का और इनका जो एक पूरा यहाँ पर है, उन्होंने इनके अगेंस्ट फिर हथियार उठाए और फिर आपस में इनका काफ़ी कुछ एक हाथापाई मान लीजिए या आपस में संघर्ष हुआ इन लोगों का। तो 1930-32 के आसपास से ये आपस में हिंदूज़ और जो मुस्लिम थे, मेव मुस्लिम, इनके बीच में संघर्ष तब से चला आ रहा है, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो। और जब आज़ादी का टाइम आया, जब ये 1946 की बात है, तो उस समय यहाँ पर एक मौलाना अब्दुल कद्दूस नाम के एक इनके मुस्लिम प्रीचर थे। वो आए और उन्होंने जो उस समय मुस्लिम लीग से भी एसोसिएटेड थे, तो उन्होंने इनको रेबेल करने के लिए उकसाया। उन्होंने जो मेव मुस्लिम थे उनको बोला कि आपको अलवर और भरतपुर राज्य हैं, इनके अगेंस्ट आपको विद्रोह करना चाहिए, और उन्होंने विद्रोह किया भी। और उन्होंने उनको बताया कि किस तरीके से यही यही सारा कुछ पंजाब और बंगाल में भी किया जा रहा है, सो दैट वो अपना जो भी एरिया है, अपना जो भी डेमोग्राफिकली जिस चीज़ को डोमिनेट करते हैं, उस एरिया को वो अपने कब्जे में ले सकें। और उस समय एक कॉन्सेप्ट भी चला था मेओस्तान का। मेव जहाँ पे रहते हैं उसको मेओस्तान, इन्होंने एक एक इमेजिनरी एक नेशन बनाया। और इन्होंने बोला कि हम बाद में जाके जब बँटवारा होगा तो हम पाकिस्तान के साथ में मिल जाएँगे। अगर आप इस तरह की चीज़ें देखें तो हैदराबाद के अंदर इसी तरह का हुआ था, आपका जूनागढ़ में इसी तरह की रिबेलियन हुए थे। तो ये ऑलमोस्ट सेम लाइन पे था, और बिकॉज़ ये मुस्लिम लीग के नेता थे, तो वही सब कुछ उन्होंने यहाँ पे किया।
अब जब पार्टीशन होना शुरू हो गया, ऑलरेडी पार्टीशन के टाइम पे भी काफ़ी लड़ाई हुई यहाँ पर, तो ऐसा बताया जाता है कि एक जो मेव मुस्लिम थे वो उन्होंने एक खाकसार नाम का एक ग्रुप था, जो अगेन एक फ़ैनेटिक मुस्लिम मिलिशिया था, एक मुस्लिम लोगों की आप एक छोटी-सी फ़ौज मान सकते हैं उसको। तो उन लोगों ने अगस्त 21 के आसपास दिल्ली के अंदर दंगे करने शुरू कर दिए थे और काफ़ी लोगों को मारा काटा सब कुछ किया और उसी टाइम पे मेव मुस्लिम जो थे वो मेवात से निकलकर दिल्ली की तरफ उन लोगों ने मार्च करना शुरू कर दिया। जब ये चीज़ हो रही थी उसी टाइम पे जो आसपास के इलाके के लोग थे, गुज्जर, जाट वगैरह जो मैंने आपको बताया था और भी कई ग्रुप्स थे हिंदूज़ के, उन्होंने फिर इनसे लोहा लिया और ऐसा बताया जाता है कि करीबन 45,000 में मुस्लिम्स को रिकन्वर्ट किया गया हिंदुइज़्म में, वापस से उनकी घर वापसी जैसे हम बोलते हैं आजकल, वो कराई गई। और उसके बाद में मुस्लिम जो थे वो यहाँ से पलायन करना उन्होंने शुरू कर दिया और ऐसा बताया जाता है कि गुड़गाँव के अंदर एक ट्रांज़िट कैंप बनाया गया था उस समय, जिसमें अराउंड 80,000 मुस्लिम वहाँ पे थे। वो एक तरह का वेटिंग कैंप था मतलब उनको कुछ समय के लिए वहाँ पे वेट करना था, देन उनको फिर अपनी यात्रा आगे की करनी थी पाकिस्तान के लिए। तो उस समय ऐसा बताया जाता है कि जो आस-पास के इलाके के लोग थे अलवर के जो शासक थे, भरतपुर जो रियासत थी, इसके अलावा जो हिंदू महासभा थी और इवन कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी कि मेव मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान चले जाएँ क्योंकि जो बँटवारा था वो धार्मिक आधार पे हुआ था। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि इनको यहाँ पे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको भेज देना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जैसा सोचा होता है ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा बताया जाता है कि 17 नवंबर 1947 को आरसी हेडो थे जो ब्रिटिश एम्बेसी हेड कर रहे थे दिल्ली में, वो अलवर की अपनी विज़िट पर आए। वहाँ पे उन्होंने देखा रास्ते में कि 80,000 में मुस्लिम जो हैं वो उस वेटिंग कैंप या ट्रांज़िट कैंप आप कह सकते हैं उसमें रह रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की एक नेता थी मृदुला साराभाई, उन्होंने भी उस कैंप को विज़िट किया और बाद में उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप भी उस कैंप में जाइए। इसके अलावा एक चौधरी यासीन थे और अब्दुल हाई करके एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने भी गांधी जी को बोला कि आप कृपया जाइए और वहाँ पे मैं मुस्लिम हैं, 80-90 हज़ार लोग हैं, उनसे आप मिलिए। तो ऐसा बताया जाता है कि गांधी जी का दिल पसीज गया और गांधी जी वहाँ पर आए और उन्होंने मैं मुस्लिम्स को एड्रेस भी किया। उन्होंने उनको बोला कि ये लोग इंडिया की बैकबोन हैं और कहा कि आपको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। गांधी जी ने उन्हें एश्योरेंस दिया कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके जो भी लैंड्स हैं, वो आपको वापस दे दिए जाएँगे। अब यहाँ तक तो चलिए ठीक था, नेहरू जी उनसे एक कदम आगे बढ़ गए। जैसे गांधी जी की डेथ होती है जनवरी 48 में, नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जो मेव पाकिस्तान जा चुके हैं, उनको भी वापस लाया जाए और उनको भी उनकी जो भी ज़मीन, घर वगैरह जो भी था, उनका लैंड वगैरह सब वापस दिया जाए। तो नेहरू जी ने एक पूरा अभियान चलाया और उन्होंने वापस से सारे कई हज़ारों में मुस्लिम्स को वापस लेकर आए और उनको वापस से उसी इलाके में सेटल कर दिया। अब आप ये देखिए कि उस समय भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे या जो हमारा एक जो भी अधिकारी वगैरह थे, वो भी इस चीज़ को लेके काफ़ी गंभीरता से वो लोग सोच रहे थे कि इसको किया जाए, नहीं किया जाए। क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं पता था कि यह में मुस्लिम पिछले 20-30 साल से हिंदुओं से लड़ रहे हैं और आपस में इनका काफ़ी टेंशन रहता है, तो उनको वापस से अगर हम सेटल करेंगे, तो भविष्य में इस चीज़ के कई कई तरह के रिपरकशंस हो सकते हैं और आखिर वही हुआ भी। अगर आप देखें मेवात को, तो मेवात जो है वो एक तरह का डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है इस समय। मेवात के अंदर कुछ इस पूरे इलाके में कुछ तहसील हैं, जैसे पुन्हाना है, उसमें 85% मुस्लिम्स हैं। देन आपका फिरोज़पुर ज़िरका है, उसमें 80% से ज़्यादा है। नूह के अंदर हम बात करें तो लगभग 80% मतलब 76-77 परसेंट के आसपास वहाँ पे मुस्लिम हैं और ऐसे एक पहाड़ी है, वहाँ पे 73-74% मुस्लिम्स हैं। और इस पूरे इलाके में हम बात करें तो करीबन-करीबन 1 करोड़ मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं इन 4-5 तहसीलों के अंदर। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन परसेंट की, तो यहाँ पर करीब-करीब 25% जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, उसमें चिल्ड्रन्स हैं। चिल्ड्रन जो अभी जवान हैं, कम कम उम्र के हैं। वहीं अगर हिंदुओं की बात करें तो उनका लगभग 16% के आसपास ये आंकड़ा है। अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो मुस्लिम्स की जो फीमेल लिटरेसी वो
30% से कम है, जबकि हिंदूज़ की 60% से ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरह का एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है अ, जो ये सुनिश्चित करता है कि आगे आने वाले कई दशकों में जो मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है इस एरिया में बढ़ती रहेगी, और हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो उनके रिस्पेक्ट में कम होती रहेगी। और यही एक कारण है कि इस एरिया में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एज़ ए वोट बैंक इसको एम करती हैं, और वो कहीं न कहीं इसीलिए इस एरिया में लोगों को फ्री हैंड भी मिला हुआ है कि आप क्राइम कीजिए, आपको हम बचा लेंगे, आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। अभी भी जो मेवात में, नूह के अंदर अभी ये घटना हुई है हरियाणा में, उसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी इस घटना के बारे में सीधे-सीधे नहीं बोलना चाह रहा है। अगर आप सरकार की बात करेंगे तो सरकार इसमें डिप्लोमैटिकली खेल रही है, वो कह रही है कि ठीक है जी, हम कार्रवाई करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हम जानते हैं गिरफ्तारी भी अगर होगी तो उनकी ज़मानत भी बहुत जल्दी हो जाएगी। वहीं एक अपोज़िशन और पूरा एक मीडिया का एक फैक्शन है, वो पूरी तरह से इन लोगों के समर्थन में है। उन्होंने जो ये धार्मिक यात्रा निकालने वाले लोग हैं, उन्हीं को ही दोषी ठहरा दिया है, और कहीं न कहीं सरकार के भी कुछ अ, लोग हैं जो यात्रा निकालने वालों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो इस वीडियो का केवल यही ऑब्जेक्टिव था कि आपको मेवात की जो सच्चाई है उसके बारे में बताना, और यह बताना कि राजधानी के पास में ही एक ऐसा एरिया है जो एक तरह से पुलिस के लिए नो गो ज़ोन बन चुका है। और बहुत ही दुःख की बात है कि हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर हमारी जो जुडिशरी है, वो इन सब चीज़ों को देखती है, आँखें मूंद के बैठी रहती है, और कहीं न कहीं हम तो भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि भविष्य में ये चीज़ किस तरह से पलट सकती है, किस तरह से क्या-क्या परिस्थितियाँ आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने इसके लिए थोड़ा-सा रिसर्च भी किया है और कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा जानकारी दी जा सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। वीडियोज़ को आप शेयर भी कर सकते हैं और ऐसे हमें समर्थन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय-बाय।